बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, महफूज होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज समझते हैं पाकिस्तान के आइन के तमाम जो तरमीम हैं उनको डिस्कस करते हैं, एक से लेकर 27 तरमीम तक। ऑल द अमेंडमेंट्स 1 to 27 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1973 का जो हमारा आइन है, इसके तमाम अमेंडमेंट्स को समझते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन जल्दी में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास है एक आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ऑफ़र करंट अफेयर्स के हवाले से। डेली करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं, समझते हैं। पीडीएफ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं ग्रुप में शेयर करते हैं। मंथली चार्जेस फीस क्या है? बहुत कम, 500, जस्ट 500 पूरे महीने का फीस है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन 034195988899। तरमीम एक अमेंडमेंट्स। तरमीम में क्या होता है कि या तो आइन के एक आर्टिकल को देखें, पाकिस्तान के हमारे आइन में टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। अब ये नंबर वैसा ही रहेगा जब तक हमारा ये आइन है। तो या तो तरमीम के अंदर एक आर्टिकल को चेंज किया जाता है, या जो हैं उसमें न्यू चीज़ें ऐड किए जाते हैं। और तरमीम के लिए जो हैं पार्लियामेंट से, जो हमारा पार्लियामेंट है बाइकैमरल, उसके 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस नेशनल असेंबली। दोनों हाउसेस, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए जो हैं पास किया जाए और सदर लाजमी मंजूरी दे, तब जब वो बिल है, ड्राफ्ट है, वो एक्ट यानी कि वो आइन का हिस्सा बन जाता है, वो एक लॉ बन जाता है। लेकिन इस पर एक लंबी सी डिस्कशन होना चाहिए लाजमी, कि ठीक है ठीक नहीं है। तरमीम जो है आपको मिलेंगे 3 टाइप्स के। एक तो एक ऐसा अमेंडमेंट जो अवाम के बेहतरी के लिए है, भलाई के लिए है, खुशहाली के लिए है, जिसमें अवाम की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस के हवाले से, बेहतरी के हवाले से। दूसरा क्या होता है कि नई उसमें कुछ अवाम को मिलता है, नई गवर्नमेंट को, लेकिन वो लाजमी करना पड़ता है हालात को देकर, ठीक है। और तीसरा कौन सा तरमीम? नई उसमें अवाम की बेहतरी है, डेवलपमेंट, वेलफेयर कुछ भी नहीं है, नई वो लाजमी है, वो जानबूझ के डेलिब्रेटली किया जाता है ताकि जो लोग पावर में हैं, गवर्नमेंट में हैं, इक़्तिदार पर लोग काबिज हैं, उनको फ़ायदा हो। अब ज़रा आप सोचिएगा, जो हमारे 27 एक से लेकर आज तक तरमीम हुए हैं, उनमें कौन से अवाम के बेहतरी के लिए, भलाई के लिए हुए हैं, और जो हैं कौन सा तरमीम वो लाजमी था, होना चाहिए था हालात को देखकर, और किस तरमीम में जो है फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को। ठीक है जी। फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला तरमीम हमारे आइन के अंदर मई 1974 को यह तरमीम किया गया। इट रीडिफाइंड, यहां वर्ड क्या है? रीडिफाइंड। एक बार फिर से इसने डिफाइन किया। इट रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान के बाउंड्रीज को एक बार फिर से डिफाइन किया। इट रिमूव्ड रेफरेंसेस फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। यहां 2 चीजें हैं, देखें जरा। 1971 को पाकिस्तान डिसमेंबर हुआ, टूट गया। जो मशरक़ पाकिस्तान था वो हो गया बांग्लादेश। दिसंबर का महीना है, 16 दिसंबर है ये। उसके बाद क्या होता है कि 1973 में पाकिस्तान को आइन मिला, ये जो हमारा मौजूदा आइन है। तो इस आइन में हमने क्या कहा कि जो बांग्लादेश की बात की जाती है उसको हम तस्लीम नहीं करते हैं, वो आज भी हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। और हमने ये लिखा है साइन के अंदर कि पाकिस्तान के 2 पार्ट्स हैं, ईस्ट और वेस्ट।
यहाँ पर हमने ये भी कहा कि जो बर्मा है, म्यांमार है, वो पाकिस्तान का जो है नेबर है, एक पड़ोसी कंट्री है। ठीक है। अच्छा, फिर होता कुछ हुआ कि 1974 में फरवरी का महीना है, ओआईसी का हुआ सेकंड इस्लामिक समिट लाहौर के अंदर इन द मंथ ऑफ फरवरी, जिस समिट में शाह फैसल कज़ाफ़ी ने कहा भुट्टो साहब को कि आप जो हैं लाजमी तस्लीम करें कि बांग्लादेश जो है वो अब आपका हिस्सा नहीं है, वो एक सेपरेट सॉवरेन कंट्री बन चुका है। तो हमने उनको तस्लीम किया इस इवेंट में। ये फरवरी की बात है। तो फिर मई में 74 में हमने आइन को चेंज किया कि जो मशरक़ पाकिस्तान है वो अब हमारा हिस्सा नहीं रहा, और इसने फिर जो है हमारे बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन किया। पहले हमने ये कहा कि बर्मा भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, और फिर हमने क्या कहा कि नहीं, हमारे सिर्फ 4 नेबर्स हैं पाकिस्तान के जो हैं, ईस्ट में इंडिया है, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। तो कुछ इस तरह ये इसके लिए था। अब ये लाजमी था, लाजमी करना था हमें। ये सेकंड अमेंडमेंट सितंबर 1974 में ये हुआ। इट डिफाइंड अ मुस्लिम, एक मुसलमान कौन है, एक डेफिनेशन क्या है मुसलमान का। इट डिक्लेयर्ड द कादियानीज नन मुस्लिम। देखिए, कादियान सिटी है पंजाब इंडिया के अंदर, जहां पे एक शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के नाम से उसने दावा किया, झूठा दावा नबुवत का किया उसने। ये 1889 की बात है। 1889 में उसने कहा, तो वह नौज़बिल्ला के अल्लाह ने वही नाजिल किया और नबुवत के उसने झूठे दावे किए। ठीक है। और फिर जब पाकिस्तान बना तो वो फिर जो कादियानी थे, कादियान जो मैंने कहा कि इंडिया का शहर है, वहाँ से ये नाम लिया गया। तो फिर वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान बनने के बाद कि ये अलग मुल्क मिला, मज़हब के नाम से बना, और यहाँ पर हम फ्री जो हैं अपने मज़हब को प्रमोट कर सकेंगे। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि 1953 में लाहौर के हालात बहुत ख़राब हो गए। मिनी मार्शल वाज इम्पोज इन लाहौर, जो कादियानी हैं उनको लेकर। और फिर अल्टीमेटली 1974 में जो हैं उनको गैर मुसलमान करार दिया गया इस सेकंड अमेंडमेंट के अंदर। यहाँ पर पहला क्या हुआ कि इट डिफाइंड अ मुस्लिम, एक मुसलमान कौन है, कि डेफिनेशन क्या है मुसलमान का। The one who believes in the oneness of Almighty Allah and also in the finality of prophethood. वो शख्स जो अल्लाह को एक माने, अल्लाह एक हैं, और उसके साथ साथ ख़त्मे नबुवत पर ईमान लेकर आए, तो वह मुसलमान कहलाएगा। ठीक है। अब जो ये कादियानी हैं, ये हुजूर को, सरकार दो आलम को जो हैं रसूल तो मानते हैं, अल्लाह का नबी तो मानते हैं, लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते। तो इसके वजह से जो हैं दे वर डिक्लेयर्ड एज नन मुस्लिम्स। 3 थर्ड अमेंडमेंट फरवरी 1975 को यह हुआ। इट एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन from 1 month to 3 months। नजरबंद, प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक शख्स है जिससे खतरा है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी है, सालमियत है, उसको वो शख्स थ्रेट पोज करता है। हालांकि उसने कोई पास्ट में कोई जुर्म नहीं किया, कोई उसने क्राइम नहीं किया, बस खतरा है, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो कुछ हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके लिए जो है उसको आप करते हैं नज़रबंद, उसको आप कैद करते हैं। कोई इसका ट्रायल वगैरह कुछ नहीं होता, बस उसको आराम से आप बंद कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये था पहले 1 महीने के लिए, फॉर 1 मंथ, और इसको जो है बढ़ाया गया 3 मंथ्स तक। 4th अमेंडमेंट नंबर, इट एडेड 6 रिजर्व सीट्स, 6 reserve seats for non-Muslims in the National Assembly, increasing the total number of seats to 216.
देखिए 210 सीट्स थे हमारे जो हैं कौमी असेंबली के अंदर, जिनमें से 200 सीट्स जो हैं वो थे जनरल सीट्स और 10 थे रिजर्व्ड फॉर वुमेन, फीमेल के लिए। तो 6 यहाँ पे सीट्स और जो हैं ऐड किए गए हैं कि फ़ायदा हो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको, उनकी जो नुमाइंदगी उनको बढ़ाया गया पार्लियामेंट असेंबलीज़ के अंदर। तो उनके 6 सीट्स ऐड किए गए, तो ये फिर हो गए यहाँ पर 216 सीट्स कौमी असेंबली के अंदर। और जो पंजाब असेंबली है वहाँ पहले 3 सीट्स थे गैर मुसलमानों के, तो फिर उनको 5 किया गया। ठीक है जी। और कुछ हाई कोर्ट्स पर लगाएगी पाबंदी कि जो हाई कोर्ट्स हैं हमारे, वो जो हैं बेल नहीं देंगे उस शख्स को जो नज़रबंद है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक शख्स को हमने नज़रबंद किया, कैद किया कि हमें उससे ख़तरा है, तो उसको आज़ाद करने के लिए उसको कोई बेल नहीं देंगे हाई कोर्ट्स। ठीक है जी, जब तक 3 मंथ्स उसके जो हैं वो पूरे ना हो जाएं। 5th अमेंडमेंट सितंबर 1976 की बात है ये। इट एस्टैब्लिश्ड सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान। पहले एक हाई कोर्ट था सिंध का, एक शेयर, एक कॉमन हाई कोर्ट था, दोनों इसको यूज करते थे। तो यहां जो है बलूचिस्तान के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट बना, जो बना दिसंबर 1976 में। 6th अमेंडमेंट December 1976. It was about the retirement age of judges. चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं ये उनके बारे में। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं 65 इयर्स उनका रिटायरमेंट एज है, और हाई कोर्ट के जजेस के लिए 62 इयर्स रिटायरमेंट। 7th Amendment, May 1977. It enabled the Prime Minister to obtain the vote of confidence of the people through a referendum. देखिए इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान के अंदर, ये 77 की बात है। 7 मार्च को 1977 को इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान नेशनल अलायंस ये था अगेंस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इसने इल्ज़ाम लगाए कि इलेक्शंस रिग्ड हैं, धांधली की गई है। तो उसके बाद काफ़ी एहतजाज हुए, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए। तो भुट्टो साहब ने जो है मई का महीना है ये पास किया, तरमीम करवाया गया यहाँ पर कि जो हैं मैं अवाम से राय ले सकता हूँ। दोबारा तो हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अगर अवाम जो है मुझे सपोर्ट करे तो फिर मैं लीगली एक वज़ीर आज़म हूँ, तो यहाँ से रेफरेंडम करवाना आपका वो है वो राइट। ठीक है जी, लेकिन ये रेफरेंडम हुआ नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है कि जब माहौल ख़राब हो गए और फिर ज़िया का यहाँ पे मार्शल लॉ आ गया। 5 जुलाई 1977 की बात है। हालांकि 4 जुलाई को पीने के साथ तमाम मामला तय हो गए थे, उसके बावजूद भी ज़िया ने ये मार्शल लॉ इम्पोज किया, जहाँ से जो पाकिस्तान की बर्बादी है, तबाही है, उसका आगाज़ होता है। 8th अमेंडमेंट नवंबर 1985। ज़रा इस बात को समझिएगा, ये वो तरमीम है जिसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। It changed the government system from parliamentary to semi-presidential। समझें कि सदारती निज़ाम इसने इम्पोज करवाया पाकिस्तान के अंदर। देखें ज़रा, अच्छा ज़रा आगे चलते हैं। It increased the power of president to dismiss prime minister and to dissolve national assembly by adding article 58 to be। ज़रा इसको बस समझें आप। पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 58 है उसमें इजाफा किया गया, 58 टू बी क्लास ऐड किया गया। यहां तमाम पावर्स मिल गए जनरल ज़िया को। हुआ कुछ यूं है, जब 1977 की बात है ये, जब मार्शल लॉ इम्पोज किया गया
जनरल ज़िया ने पाकिस्तान के आइन को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सस्पेंड कर दिया, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या होता है कि MRD मूवमेंट चलती है, फेमस है MRD मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, MRD मूवमेंट ऑफ 80s अगेंस्ट ज़िया रिजीम 1981 से लेकर 88 तक। जब ज़िया पर प्रेशर पड़ा तो फिर आपने सोचा कि ठीक है, हम इलेक्शंस करवाते हैं, और यहाँ पर जो है 85 में ये जो 8वीं तरमीम है, यहाँ पर आपने हमारे आइन को एक बार फिर से रेस्टोर किया, यानी कि बहाल किया। तो 8 सालों तक 77 टू 85 कोई अमल नहीं था आइन के ऊपर, और यहाँ पर ज़िया ने जो है आइन को बहाल करवाया और तमाम पावर्स रखे अपने पास कि मैं सदर हूँ, सब कुछ मेरे पास है, मैं जब चाहूँ वज़ीर आज़म को घर भेज दूँ, मैं जब चाहूँ तमाम जो असेंबलीज हैं मैं उनको डिसॉल्व कर सकता हूँ। और ज़िया ने कुछ ऐसा ही किया। ज़िया ने क्या किया, 85 में हुए थे इलेक्शंस और मोहम्मद खान जो बन गया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। 85 से 88 तक की बात है ये। और फिर क्या होता है कि पाकिस्तान में दो ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिनको लेकर ज़िया को बहुत गुस्सा आ गया। एक हुआ ओझरी डिजास्टर। क्या हुआ? ओझरी डिजास्टर हुआ। ये बहुत बड़ा सा वाकया है, लोग इस पर बात नहीं करते हैं। ओझरी कैंप, ओझरी कैंप जो हैं ये रावलपिंडी के करीब वेयर हाउस था जहां बहुत सारे वेपन्स थे, गन्स थे। तो वहाँ एक जो है एक ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, जहाँ पे ये कब की बात है, ये 10 अप्रैल की बात है 1988 में, और मोर देन 100 लोग वहाँ उनका डेथ हो गया। बहुत सारे, धमाका बहुत बड़ा था, ब्लास्ट हो, तो सड़कों पे बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ नुकसान पहुँचा। तो इसमें डेथ हो गया था खाकान अब्बासी के फादर, अब्बू का भी। ठीक है जी। अच्छा, एक ये वाकया हुआ 10 अप्रैल को, और 4 दिनों के बाद ऑन 14 अप्रैल 88 जिनीवा अकार्ड्स, जो जिनीवा अकार्ड्स हुए थे 88 के, जहां सोवियत यूनियन ने फिर विथड्रॉ किया अफगानिस्तान से, ज़िया ने रोका कि आप जो हैं ये साइन ना करें, इसको छोड़ दें आप। उसके बावजूद भी मोहम्मद खान जो ने ये साइन करवाया, ये अग्रीमेंट। तो फिर जो अफगानिस्तान से सोवियत ने विथड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो 14 अप्रैल को जब ये साइन किया गया अकॉर्ड, तो ज़िया काफ़ी एंटी हो गया, अपने पीएम के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए। और जो ये धमाका हुआ था ओझरी कैंप का 10 अप्रैल 88 को, तो ये डिसाइड किया वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जो ने कि वी आर गोइंग टू फार्मुलेट अ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमीशन। यहाँ बनाएंगे हम एक कमीशन, ठीक है जी, और देखेंगे कि ये धमाका, ये ब्लास्ट किसने करवाया। 100 लोगों की जानें चले गए। ज़िया ने कहा, आप कौन हो जो इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे? आप, जो हो गया सो हो गया, इसको छोड़ दें। पीएम ने कहा, इतने लोग मर गए हैं, नुकसान हुआ, ब्लास्ट हुआ, किसने करवाया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमें लाजमी इसके लिए चाहिए एक इंक्वायरी कमीशन। तो इस चीज़ को लेकर जो है फिर ज़िया ने इसको हटा दिया। जो हैं 29 मई 1988 की बात है। देन ज़िया डिसमिस्ड मोहम्मद खान जो, और फिर असेंबलीज जो हैं वो ज़िया ने डिसॉल्व करवाए। उसके बाद ज़िया का होता है अपना डेथ, अगस्त का महीना है 88 के अंदर, प्लेन क्रैश में। और फिर क्या होता है, गुलाम इसहाक खान बनते हैं हमारे सदर, और इसहाक खान ने 88 में मोहतरमा आती है एज प्राइम मिनिस्टर, 88 से लेकर 90 तक। तो फिर क्या होता है कि गुलाम इसहाक खान 90 में मोहतरमा को घर भेज देते हैं, असेंबलीज को तोड़ देते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 58(2)B। और फिर 90 से 93 मियां साहब आते हैं, नवाज शरीफ साहब। तो पहले गुलाम इसहाक खान को सपोर्ट होता है इस्टेब्लिशमेंट का कि भाई इसको घर भेजें आप,
ये बात है 18 जुलाई 1993, 18 जुलाई 1993, जब सुबह की बात है। गुलाम ईसा खान जो हैं नवाज शरीफ को डिसमिस करते हैं, असेंबलीज को डिसॉल्व कर देते हैं, और 2-3 घंटों के बाद हुक्म आता है कि जनाब अभी आप भी चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो शाम को जो हैं गुलाम ईसा खान खुद जो हैं रिज़ाइन, इस्तीफ़ा देते हैं। तो किस तरह उसने जो है मिसयूज़ किया अपने इस पावर को, दो गवर्नमेंट्स को हटाया, पहले मोहतरमा को और फिर मियाँ साहब को। फिर मोहतरमा आती है सेकंड टर्म 90 जो हैं 3 से लेकर 96 तक, और 96 में मोहतरमा को हटाते हैं फारूक लगारी बाय यूजिंग आर्टिकल 58(2)B। ये तमाशा हुआ हमारे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। 9th अमेंडमेंट नॉट पास्ड, 85 में ये हुआ, पास नहीं हुआ। इट वाज डिक्लेयर शरिया लॉ एज द सुप्रीम लॉ, ये पास नहीं हुआ। एक होता है बिल, मैंने कहा ना एक बिल है, ड्राफ्ट है, एक्ट बनता है, तरमीम ला बन जाता है, आइन का हिस्सा बन जाता है, जब उसको दोनों हाउसेस हमारे पार्लियामेंट के उसको जो है वो पास करें और जो सदर है उसको मंजूरी दे। अब यहां सोचेंगे आप, अगर पास नहीं हुआ तो ये 9 अमेंडमेंट्स को हम क्यों कहते हैं? वेरी गुड, देखिए, द बिल वॉज पास्ड बाय सेनेट बट कुड नॉट बी पास्ड बाय नेशनल असेंबली। देखिए जरा, सेनेट से ये बिल पास हुआ लेकिन कौमी असेंबली से पास नहीं हुआ। जब एक हाउस से, कोई भी एक हाउस से, चाहे कौमी असेंबली चाहे सेनेट, जब ये एक हाउस से बिल पास किया जाएगा तो वो जो है उसको अमेंडमेंट में आप काउंट लाजमी करेंगे, लिखेंगे, लेकिन वो एक्ट नहीं बन पाता, वो लॉ नहीं बन सकता। तो ये पास नहीं हुआ था, बिल रहा, ये एक्ट नहीं बना, क्योंकि ये एक ही हाउस में पास हुआ फ्रॉम सेनेट, ठीक है जी। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं एज अमेंडमेंट्स। 10th अमेंडमेंट March 1987, it declared interval period between the sessions of parliament not to exceed 130 days. It means the Senate and the National Assembly, ये क्या हुआ? नेशनल असेंबली, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, कौमी असेंबली जो है मस्ट होल्ड एट लीस्ट 3 सेशंस इन अ ईयर। पहले क्या था कि 160 दिन थे कि आप एटलीस्ट जो है एक सेशन बुलवाएं पार्लियामेंट का। अब यहां पर यह हुआ कि नहीं, 160 नहीं, एटलीस्ट 130 डेज आपके पास हैं, इससे पहले कभी भी आप, ठीक है जी, लेकिन नॉट मोर देन 130 डेज। तो 130 में एटलीस्ट एक सेशन लाजमी होना चाहिए सेनेट का और कौमी असेंबली का। दैट मीन्स कि एक साल के अंदर, साल में है 365 डेज, तो एक साल में एटलीस्ट 3 सेशंस लाजमी होने चाहिए। 11th अमेंडमेंट नॉट पास्ड, ये 1989 की बात है। द अमेंडमेंट sought to restore the seats for women in नेशनल असेंबली to 20, और ये पास नहीं हुआ। मोहतरमा का दौर है ये पास, यानी कि वही बात है कि इसको एक हाउस से पास किया गया, दूसरे से नहीं हुआ ये, तो ये एक ही जो है हाउस में पास होता है, इसके वजह से जो है इसको हम काउंट करते हैं एज अमेंडमेंट, लेकिन ये कभी भी जो है लॉ नहीं बन सका। 12th अमेंडमेंट जुलाई 1991, इट एस्टेब्लिश्ड स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स बनाए गए फॉर 3 years, 3 सालों के लिए, ठीक है जी। इट आल्सो रेज्ड द सैलरीज ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनका डिमांड था हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, इजाफा किया जाए, तो उनके सैलरीज में इजाफा किया गया, और 3 साल के लिए, यानी कि 1991 से लेकर 1994 तक बनाए गए थे स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स। 13th अमेंडमेंट अप्रैल 1997, इट रिमूव्ड, अब यहां पे आ गए मियां साहब, इट रिमूव्ड आर्टिकल 58(2)B फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन।
देखिए, जब 1997 को मियाँ साहब आते हैं, सेकंड बार बनते हैं वजीर आज़म, तो आपको पता है कि किस तरह 3-4 बार जो है इस आर्टिकल को मिसयूज़ किया गया है। इसको सदर ने जो हैं डिज़ोल्व किए हैं असम्बलीज़ को, एक दफ़ा ज़िया ने, फिर 2 बार ग़ुलाम इस्हाक़ खान ने, फ़ारूक अल-ग़ाज़ी साहब ने 1 बार। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जैसे आप आते हैं तो अप्रैल का महीना है 97 के अंदर, पहले आपका ये काम कि भाई इसको ख़त्म करो। 58(2)B को आपने आइन से ख़त्म करवा दिया कि अब जो है सदर के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो असेंबलीज को तोड़ सके, मुझे हटा सके। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन उसके बावजूद भी आप बच नहीं सके, क्योंकि आपको 1999 में आपके अपने आर्मी चीफ मुशर्रफ ने फिर 12 अक्टूबर को घर भेज दिया। 14th Amendment, July 1997, it introduced anti-defection law. Floor crossing was prohibited. जबरदस्त। पार्टी लीडर कैन डिसमिस इफ अ मेंबर डिफेक्ट्स। देखिए जरा, एक होता है फ्लोर क्रॉसिंग, दूसरा होता है हॉर्स ट्रेडिंग। फ्लोर क्रॉसिंग ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर एक एमएनए है, वो अपने पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन करे, जो पार्टी अपोजिशन में है कोई और पार्टी है उसको ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड फ्लोर क्रॉसिंग। जो पीटीआई के साथ हुआ ड्यूरिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, किस तरह छोड़ के चले गए पीटीआई को बहुत सारे एमएनएस कौमी असेंबली के अंदर, दैट इज कॉल्ड फ्लोर क्रॉसिंग। दूसरा क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब कि आप अपने पार्टी को तो छोड़ के नहीं जाते, लेकिन जब कोई वोटिंग हो कौमी असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो आप क्या करते हैं, अपने पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट करते हैं। जो पार्टी अपोजिशन में है, जो और पार्टीज हैं, तो उनके फेवर में अपना वोट आप कास्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है जी, तो यहां जो है फ्लोर क्रॉसिंग है डिक्लेयर्ड एज इलीगल, ये काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ चलता है, हमारा पाकिस्तान है भाई ये। ठीक है जी। 15th अमेंडमेंट नॉट पास्ड, फिर भी ये पास नहीं हुआ। अगेन ये शरिया के बारे में था, जो शरीयत है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो लॉ है, तो उसको जो है सुप्रीम लॉ करार दिया जाए, लेकिन ये अगेन ये जो है पास नहीं हुआ। ये दोनों हाउसेस से जो है ये बिल बस बिल ही रहा, ये एक्ट नहीं बन सका। 16th अमेंडमेंट, अगस्त 1999, it extended the job quota system from 20 years to 40 years. एरियाज देखिए, जो पाकिस्तान के वो एरियाज जहां काफ़ी बैकवर्डनेस है, रिमोट एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, जो उनकी वहाँ पे शागिर्द हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो उनके लिए जॉब्स होते हैं, तो कोटा सिस्टम वहाँ पर जो है वो फॉलो किया गया, पहले 20 ईयर्स के लिए और फिर 40 ईयर्स, उसमें मजीद 20 ईयर्स का इजाफा किया गया उनको, ताकि फ़ायदा पहुँचे। 17th अमेंडमेंट, दिसंबर 2003, यहां पर आते हैं मुशर्रफ साहब। 1999 को माशाल्लाह इम्पोज होता है, मुशर्रफ आ जाते हैं, और फिर मुशर्रफ क्या करते हैं, 2003 की बात है, दिसंबर का महीना है, इट रेस्टोर्ड आर्टिकल 58(2)B, इट लीगलाइज्ड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO ऑफ परवेज मुशर्रफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। मुशर्रफ ने 2002 में पास करवाया LFO, 2002 की बात है। यूं समझें कि एक अपना आइन मुशर्रफ के लिए, ठीक है जी, डिफरेंट लॉज बनाए गए और उनको लीगलाइज करवाने के लिए और तमाम पावर्स अपने पास रखने के लिए क्या किया मुशर्रफ ने, बहाल किया, रेस्टोर किया 58(2)B को कि सब कुछ मेरे पास रहेगा, मैं जब चाहूँ एक वज़ीर आज़म को हटा सकता हूँ, जो असेंबली ज़मन को डिसॉल्व कर सकता हूँ। और फिर इसने ऐसा ही किया। 2002 में हुए थे इलेक्शंस, 2002 अक्टूबर का महीना है, और ये 3 में ये हुआ अमेंडमेंट।
2002 में वजीर आजम बने जफरुल्लाह जमाली, 2002 से 2004, और उसने इस्तीफा दिया। 26 जून है 2004 को कि आई क्विट, आई रिजाइन। क्यों दिया सबको पता है। अगर रिजाइन आप ना देते तो मुशर्रफ आपको आराम से फिर भी हटा सकते थे। तो मुशर्रफ ने कहा और आपने इस्तीफ़ा दिया, ओहदा छोड़ दिया। तो फिर यहाँ से जो हैं फिर 2-2.5 महीने के लिए आ गया चौधरी शुजात हुसैन। जून 2004 से अगस्त 2004 तक रहे हमारे वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, और उसको भी आपने घर भेज दिया, हटा दिया। भाई आप भी जो हैं इस्तीफ़ा दे दें। और उसके बाद आ गए कौन? शौकत अजीज़। ठीक है जी। तो दैट वाज द पावर ऑफ आर्टिकल 58(2)B, जो था ये 17 तरमीम के अंदर। अब यहां आता है लैंडमार्क 18th अमेंडमेंट, अप्रैल 2010 में ये हुआ। इट रिमूव्ड आर्टिकल 58(2)B, आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म किया गया। तमाम जो अख्तियारात हैं प्रेसिडेंट से शिफ्ट हुए टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक दफ़ा फिर जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसको बहाल किया गया। ठीक है। इट गेव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तियारी मिली। अब यहां जो है सदर जो है अभी डिसोल्व नहीं कर सकता पार्लियामेंट को, कोई अख्तियार नहीं जो सदर जो हैं वो वज़ीर आज़म को डिसमिस कर सके, असेंबलीज को तोड़ सके, कुछ नहीं। तमाम पावर्स दिए गए वज़ीर आज़म को और सूबाई खुद मुख्तियारी मिली। ये अच्छी बात है। NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का नाम चेंज हुआ, रीनेम्ड एज खैबर पख्तूनख्वा। और जो पहले सिंध हम लिखते थे, सिंध यहां H ऐड किया गया, और पहले था बलूचिस्तान, यू था यहां पर। तो ये डिमांड था बलोचों का कि भाई यू को हटा के ओ लेकर आए, तो ये बलोचिस्तान किया गया इस चीज को। ठीक है जी। और उसके अलावा आर्टिकल 25A वाज एडेड इन पाकिस्तान। जो आर्टिकल 25 है, 25A, यह अबाउट एजुकेशन, 5 साल से लेकर जो हैं 16 साल तक तमाम बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है ये। यूं समझें कि मैट्रिक तक एजुकेशन फ्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है अबाउट एजुकेशन, फंडामेंटल राइट है हमारा ये। तो ये आइन में आर्टिकल 25A ऐड किया गया है। अच्छा जी, 19 अमेंडमेंट्स, जनवरी 2011, द नेम ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, यहां पर जो है इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट है वो बनाया गया था 18th अमेंडमेंट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज क्रिएटेड। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर क्या है कि द नेम ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद वाज चेंज्ड टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बस इसी के लिए तरमीम हुआ ये कि भाई हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद इसका नाम है, इसका नाम करते हैं चेंज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रख लेते हैं। ठीक है जी। चलें जी। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किए गए अबाउट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 20th अमेंडमेंट, फरवरी 2012 को यह होता है कि इट वाज अबाउट फ्री and fair elections. It is strengthened the ECP, or it also guided about the formation of caretaker government, कि अगर फ्यूचर में हम इलेक्शंस करते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे हों, तो कुछ एम्पावर किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस तरमीम के अंदर। 21वां तरमीम, जनवरी 2015 की बात है, 2015 की बात है ये। इट एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री कोर्ट्स फॉर 2 years। होता कुछ यूं है कि 16 दिसंबर को एक अनफॉर्चुनेट वाकया होता है 2014 को। APS
पेशावर के अंदर। फिर 2 साल के लिए बनाए गए स्पीडी ट्रायल कोर्स और मिलिट्री कोर्स बनाए गए फॉर 2 years। दैट मीन्स के जनवरी 2015 से लेकर जनवरी 2017 तक फॉर 2 years these military trial courts were made। 22nd Amendment, June 2016, it was about the appointment qualification age in term of the commissioner, मतलब Chief of Election Commissioner of Pakistan and 4 members of the ECP। ECP के अंदर जो हैं 4 मेंबर्स हैं सूबों से, एक हर सूबे से होता है और एक उसका होता है चेयरमैन। तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है उनका क्वालिफिकेशन एज टर्म सबके लिए मैक्सिमम एज क्या है फॉर कमिश्नर चेयरमैन जो है 68 years, फॉर मेंबर्स 65 years। ठीक है। 23rd Amendment, March 2017, it extended the period of military courts for 2 years। अब जो मैंने कहा कि पहले 2015 से 17 तक और अभी एक बार फिर से जो है 2 साल के लिए उनका जो टेन्योर है, जो मुद्दा है वो बढ़ाया गया, यानी कि 17 से लेकर 19 तक। ठीक है जी, मिलिट्री कोर्स का। 24th Amendment, December 2017, reallocation of seats in the National Assembly after 2017 census। जो सेनेट के सीट्स होते हैं वो फिक्स्ड हैं, वो बराबर हैं, चाहे कोई भी आबादी हो वो बराबर रहते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो सीट्स कौमी असेंबली के हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो 2017 का जो हुआ मर्दमशुमारी, तो उसके तहत जो है सीट्स का हुआ रीअलोकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में था 24th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट मई 2018 में ये हुआ। फाटा वाज मर्ज्ड, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज वाज मर्ज्ड विद खैबर पख्तूनख्वा। बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो फाटा अभी नहीं है, पहले फाटा आप इसका अलग मैप था वहाँ पे। नाउ इट्स पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ये हुआ 25वां तरमीम के अंदर जो हुआ 2018 में, मई का महीना है ये। 26th अमेंडमेंट, अक्टूबर 2024, it established a 12-member special committee in the parliament to nominate the CJP from the 3 most senior judges of the Supreme Court। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किस तरह अपॉइंट किया जाए, 12 मेंबर्स का बनाएंगे कमेटी एक, जो वहाँ 3 मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वहाँ से एक बनाया जाएगा एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इट फिक्स्ड चीफ जस्टिस टर्म फॉर 3 years। It removed so moto action of the Supreme Court। पहले यह था कि चीफ जस्टिस जो हैं जिस पीएम को घर भेजे उसकी मर्जी, ये खुद नोटिस ले कि भाई ये जो हमारा पीएम है इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अब ये ऐसा आज खुद नोटिस नहीं लेगा। ठीक है जी, पीएम को ये घर नहीं भेजेगा, यानी कि कोई लेन देन नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट के ऑफिस के साथ। इट एडेड आर्टिकल 9A। आइन में आर्टिकल पहले सिर्फ 9 था, अब 9A एड हुआ 26वां तरमीम के अंदर। इसमें यह है कि क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इज द राइट ऑफ एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। साफ सुथरा माहौल, आब हवा, एनवायरनमेंट शरीयत का बुनियादी हक है। चलें जी, और अब आते हैं द लेटेस्ट वन, 27th अमेंडमेंट नंबर 2025 के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC। इसके जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग है तमाम कोर्ट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्शन जो हैं इस कोर्ट पर
बाइंडिंग नहीं है। क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF, इट अबॉलिश्ड द चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, ये खत्म हो गया अभी। ये इम्यूनिटी इस्तना मिल गया 5 स्टार जनरल्स को, और फील्ड मार्शल है और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। कुछ भी करेंगे, जो करें इनकी मर्जी, कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं आप बोलेंगे इनके खिलाफ, नहीं कोई केस, कुछ नहीं है। इस्तना है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है जी, इन दोनों के लिए। इट इज स्ट्रेंथेंड मिलिट्री रोल, ठीक है जी। तो ये है हमारा जो अभी हुआ 27 आईनी तरमीम इसके अंदर, ठीक है जी। तो जनाब ये हमारे तरमीम है पाकिस्तान के आइन के अंदर, और क्या कुछ अवाम के भलाई के लिए है, क्या कुछ अवाम के बेहतरी के लिए हुआ, आप इसको देख सकते हैं, खुद आप जज कर सकते हैं ठीक तरह से। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।